हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की दूरवा और आज मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका 13वां पाठ, नृत्यांगना सुधा चंद्रन। बच्चों, सुधा चंद्रन जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। पाठ तो मैं आपको पढ़ाऊंगी ही, लेकिन आप इस शख्सियत से वैसे भी बड़े अच्छे से वाकिफ होंगे। हमारे बहुत सारे सीरियल्स में ये आपको दिखेंगी, यहाँ तक कि कुछ उसमें मूवीज में भी इन्होंने अभिनय किया है। और जो इनके जीवन की कहानी है वो आप देखिए कितनी ज्यादा ऐसी है, इतनी मोटिवेशनल कहानी है, कहानी नहीं सच्चाई है कि जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप इसको जानेंगे कि किस प्रकार से सुधा चंद्रन का जीवन किन किन कठिनाइयों से होकर गुजरा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए किन चीजों की जरूरत है? दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब आपको जिन्हें जो सोचा है उसको करने के लिए आप में एक दृढ़ता होनी चाहिए। कठिन परिश्रम, बहुत मेहनती होना चाहिए। तब कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता मतलब जिनके शरीर में कोई समस्या हुई, यानी वो सक्षम नहीं थे, जैसे कोई चलने में असमर्थ हो या किसी और तरीके का उनको विकलांगता रही, उसके बावजूद भी उन्होंने संघर्ष किया और लक्ष्य को प्राप्त किया। तो ऐसा ही जो नाम मैं आपके सामने ले रही हूं वो है सुधा चंद्रन। पैर खराब होने के बावजूद वो इतनी ऊंचाई पे गई और उनकी इतनी मतलब उच्च कोटि की नृत्यांगना बनी। यानी वो इतनी, नृत्यांगना क्या होता है? जिन्होंने नृत्य में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया। सुधा चंद्रन के बारे में पहले मैं आपको बताऊं, इनकी माताजी थी श्रीमती थंगम और पिता श्री के.डी. चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। राष्ट्रीय ख्याति मतलब कि जिसको कि पूरा देश जाने कि ये इतना सुंदर नृत्य करती है। इसीलिए चंद्रन दंपत्ति ने सुधा को 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही मुंबई के प्रसिद्ध विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिला दिया कि वहीं से ये सीखना शुरू कर देगी। पहले तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची को बड़े हिचकिचाए। उन्होंने कहा इतनी छोटी सी बच्ची है, कैसे नाची, किस प्रकार से हम इसको नृत्य सिखाएं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुधा की प्रतिभा इतनी अधिक है और इतना अच्छा वो नृत्य करती है, तो जो वहां की जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य शिक्षक थे के.एस. रामास्वामी भागवतार, उन्होंने कहा अरे मैं तो इतनी प्यारी बच्ची को जिसमें इतना टैलेंट है, जिसमें इतनी प्रतिभा है, मैं इसको शिष्या के रूप में स्वीकार करता हूँ। फिर क्या हुआ? अब तो वो नियमित रूप से प्रशिक्षण लेने लगी, तो रोज रोज नए नए नृत्य सीखने लगी। जल्दी सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई और सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन उनकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। किस दिन? 2 मई 1981। क्या हुआ? जो उसकी प्यारी सपनों की दुनिया थी वो कैसे धूमिल होने लगी, ये आपको बताते हैं। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, यानी बस का एक्सीडेंट हो गया। और उसमें दुर्घटना में क्या हुआ? सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई, दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, लेकिन जो दायां पांव था उसमें गैंग्रीन यानी एक तरीके का कैंसर हो गया। ऐसे में डॉक्टर के पास उसकी दाईं टांग काटने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अब क्या हुआ? अंततः दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाईं टांग घुटने तक यानी 7.5 इंच नीचे से काटनी पड़ गई। एक टांग का कट जाने पर एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ नृत्य में अपना पूरा करियर बनाना चाहता है, आप सोचो उसके दुख का पारावार नहीं रहा। कितनी दुखी हो गए वो भी और उसके माता पिता भी। यही सुधा के साथ भी हुआ कि फिर उसने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया। और मुंबई आकर बेचारे ने सोचा कि क्यों मुझे लगता है कि मेरे आगे नृत्य नहीं कर पाऊंगी, वो पुनः पढ़ाई में जुट गई। इस बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ पीसी सेठी के बारे में सुना। क्या सुना इन्होंने कि एक जो कृत्रिम अंग मतलब जो नकली, जो आर्टिफिशियल
जो हमारे कोई भी शरीर का अंग भंग हो जाए तो आर्टिफिशियली वो उसको कृत्रिम अंग को वो दोबारा से स्थापित कर देते हैं। तो वो उसने जब सुना उनके बारे में, डॉक्टर के बारे में, तो वो जयपुर गई, डॉक्टर सेठी से मिली। अब डॉक्टर सेठी ने सुधा को ये बताया कि वो दोबारा सामान्य ढंग से चल पाएगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई और जो एल्यूमिनियम की थी, उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वो टांग को आसानी से घुमा भी सकती थी। अब सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई आ गई। नृत्य का यानी उसने दोबारा से डांस का अभ्यास करना, नृत्य का अभ्यास करना शुरू कर दिया। लेकिन बड़े दुख की बात यह हुई कि उस टांग में से खून निकलने लगा, क्योंकि थी तो वो नकली टांग ही ना। तो जब वो मांस से उसका के पास आई सही वाली टांग के, तो उसमें से खून निकलने लगा। कोई सामान्य व्यक्ति इस घटना के बाद दोबारा नृत्य करने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन हमारी सुधा तो किसी और ही मिट्टी की बनी थी। उसने तुरंत ही निराशा पर काबू पा लिया और वो दोबारा उस डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से यानी उसके अध्यापक से पूछा, टीचर से पूछा कि किस तरीके से मुझे डांस की मुद्राएं दिखाओ। डॉक्टर सेठी ने कहा, तो उन्होंने डांस की मुद्राएं दिखाई कि इससे ऐसे, मतलब पैर की किस तरीके से, जो पैरों की पोजीशन है वो कैसे कैसे जगह पे आती है। तो उन्होंने गंभीरता से इस सब को देखा और उन्होंने नए सिरे से उसके लिए एक आर्टिफिशियल टांग बनाई। अब टांग लगाते समय सेठी ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है सुधा। सुधा ने दोबारा से नृत्य का अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, कटे हुए पांव के ठूंठ से खून फिर से रिसा, लेकिन सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। उसने अपने जीवन में हार माननी सीखी ही नहीं थी। कठिन अभ्यास से सुधा जल्दी ही नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गई। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि मैं दोबारा से स्टेज पे आऊंगी और सब लोगों के सामने उसी शिद्दत से दोबारा डांस यानी नृत्य प्रस्तुत करूंगी। यह दिन सुधा की जिंदगी का सबसे कठिन दिन था और उस दिन से भी ज्यादा जबकि उसका पांव कटा था। सुधा का यह प्रदर्शन बहुत सफल रहा। उसके चहेतों ने उसे पलकों पर बिठा दिया। रातों रात वो एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तित्व हो गई। यानी इतना शोर मच गया, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि बाहर के देशों में भी। आज हम सुधा चंद्रन का नाम कहीं पर भी आप जाएंगे तो सुधा चंद्रन का उदाहरण दिया जाता है। उसकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उसकी जिंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई। मयूरी नाम से वो तेलुगु में फिल्म बनी। अपने पात्र को सुधा ने खुद ही उस पर्दे पर साकार कर दिया, जीवित कर दिया और उसने अपनी पूरी कहानी में कैसे कैसे उसके जीवन में विडंबनाएं आई और कैसे कैसे उसने उन मुसीबतों से किस प्रकार से उन मुसीबतों पर काबू किया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार भी दिया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए फिर हिंदी में भी एक फिल्म बनी, नाचे मयूरी। इसमें भी सुधा ने भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। मतलब वो कायल हो गए लोगों ने उसको इतना पसंद किया इस पिक्चर को। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं है, यानी बहुत बिजी रहती हैं वो और बहुत काम करती हैं। केवल अब उनकी पहचान एक डांसर के तौर पे नहीं है, बल्कि वो एक कलाकार भी हैं और वो फिल्में भी करती हैं। सुधा को उनके असामान्य साहस, मतलब ऐसा साहस जो सामान्य लोगों में नहीं होता, इतनी हिम्मत दिखाना और श्रेष्ठ उपलब्धियां यानी जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो उन्होंने जीवन में अपना लक्ष्य को हासिल किया, उनके लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। तो ये है रामाज्ञा तिवारी द्वारा लिखा गया पाठ हमारा नृत्यांगना सुधा चंद्रन। बच्चों मैं तो ये भी चाहूंगी कि आप सुधा चंद्रन की बहुत सारी फोटोज, यहाँ तक कि नाचे मयूरी फिल्म भी देखें। आपको उसको पिक्चर को देखना बहुत अच्छा लगेगा और बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी पिक्चर है, हम सभी ने देखी हुई है। आप भी इस पिक्चर को जरूर देखें, नाचे मयूरी। ठीक है, तो उस पिक्चर से आपको, उस फिल्म से आपको इनके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी और वो भी बड़ी रोचक तरीके से। ठीक, तो अभी मैं इसके आपको शब्दार्थ बता देती हूँ। इच्छा शक्ति, मनोबल, अक्षमता, अयोग्यता, अल्पायु, कम उम्र, गैंग्रीन हड्डी का कैंसर,
मुरीद शिष्य, आश्वस्त विश्वास, बैसाखियां, अशक्त या टूटी हुई टांग को सहारा देने के लिए बांस की बनी बगल तक की लंबी छड़ी, जिसका हम सपोर्ट लेकर, सहारा लेकर अपने पांवों को उठाकर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ, नृत्यांगना सुधा चंद्रन, जिनके जीवन से हम लोग को नित नई प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पाठ के बाद मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ बच्चों। अगले पाठ में हमारी फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।